हम्म। ओके, पहले मैं आपको ये इम्यूनोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा, ये इसको समझोगे तो और मजा आएगा, आगे समझने में आसानी भी होगी। इसका जन्म कैसे हुआ, हिस्ट्री इसका थोड़ा देखते हैं, कैसे स्टार्ट किया, ह्यूमन बीइंग्स को कैसे समझ में आया पहले कि क्या है ये। तो सबसे पहला एविडेंस जो है वो मिला इनका, चाइनीज और तुर्क का, लोगों का, जो कि 15th सेंचुरी में क्या करते थे, वेरियोलेशन एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते थे, वो यूज करते थे वेरियोलेशन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? सर आवाज कट रही है आपकी। कट रही है? अभी ठीक है? जी सर। यस सर। जब से मुंगेर आया हूँ नेटवर्क का स्पीड कम हो गया है। एनीवे, कोशिश करते हैं। तो पहले, क्योंकि फर्स्ट डॉक्यूमेंटल एविडेंस मिलता है, क्योंकि ये क्यों मिलता है, क्योंकि ज्यादातर ये सब साइंस का किताब जो है ये सब कौन लिखा है, अंग्रेज लोग। तो उन्होंने लिखा कि पहला जो है 15वीं शताब्दी में चाइनीज और तुर्क लोग जो है ये काम करते थे, वेरियोलेशन। वेरियोलेशन क्या है, उस समय लोग, स्मॉल पॉक्स नाम का एक डिजीज था जिससे काफी पीड़ित रहते थे लोग, फेटाल डिजीज था, बच्चों को हो जाता था स्मॉल पॉक्स। तो accidentally they discovered that, and they were using this technique that dried crusts derived from smallpox pustules। जिस किसी को स्मॉल पॉक्स हुआ है उसके पोस्ट्यूल्स में, जो स्किन के ऊपर निकलता है, फोड़ा जैसा, फुंसी जैसा समझ लो, पोस्ट्यूल्स जो है, उसको आइसोलेट करके काट के निकाल लिया और उसको ड्राई करके डायरेक्टली इनहेल करता था, नाक से सूंघता था, या स्किन कट करके उसके ऊपर अप्लाई कर देता था पाउडरी फॉर्म को। किसको? स्मॉल पॉक्स पोस्ट्यूल के के मटेरियल को ले करके ड्राई करके या तो इनहेल करते थे या स्किन पर लगाते थे। ये कौन लोग करते थे? चाइनीज और तुर्क लोग। इसी को बोलते हैं वेरियोलेशन। आवाज आ रही है मेरी सही से? क्योंकि आप लोगों की आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो पहले क्या था, वेरियोलेशन करते थे पुराने जमाने में चाइनीज और तुर्क लोग। म्यूट कर लीजिए। बाद में क्या हुआ, एक लेडी थी, नाम था उसका मेरी वोटली मोन्टागू। मेरी वोटली मोन्टागू, ये जो थी इंग्लिश लेडी थी, अंग्रेज थी। और कॉन्स्टेंटिनोपोल, जो आज का प्रेजेंट डे इस्तांबुल है, तुर्की की राजधानी, 1718 ईस्वी में ये लेडी जो है वहां पर ब्रिटिश एम्बेसडर थी। ब्रिटिश एम्बेसडर की वाइफ थी, जो राजदूत था अंग्रेज लोगों का तुर्की में। ओटोमन एम्पायर था उस समय, और कॉन्स्टेंटिनोपोल राजधानी थी। तो उसका राजदूत की पत्नी थी लेडी मेरी वोटली मोन्टागू। 1718 ईस्वी में ये जो है ऑब्जर्व की, देखी वहां कि तुर्की में तुर्क लोग जो है वहां अपने लोगों को, अपने बच्चों को ये वेरियोलेशन करते थे ताकि उनको स्मॉल पॉक्स से बचाया जा सके। ठीक है, इस टेक्निक को वो ले गई इंग्लैंड, सीख ली वहां से, और अपने बच्चों पर भी उसने किया, ये लेडी।
1718, और ले गई इंग्लैंड। इंग्लैंड में ये टेक्निक पॉपुलर हुआ, वेरियोलेशन। और उसके बाद काफी दिनों के बाद फिर, मतलब 1718 में ये यहाँ देखी थी तुर्की में, फिर 1798 यानी 1800 के शुरू होने के 2 साल पहले एक अंग्रेज डॉक्टर था, इंग्लिश फिजिशियन, उसका नाम था एडवर्ड जेनर। 1798 ईस्वी में उसने इस वेरियोलेशन टेक्निक को थोड़ा इंप्रूव किया। कैसे इंप्रूव किया? क्योंकि वो देखता था, वो एनकाउंटर कर रहा था, डॉक्टर था ही, वो देखता था कि लंदन में जो ग्वाले हैं, मिल्क मेड्स जो थे वहां पर, उनको एक डिजीज, मतलब काव को एक डिजीज होता है जिसका नाम है काव पॉक्स। कंफ्यूज मत करना आप लोग, स्मॉल पॉक्स जो है वो ह्यूमंस को होता है, काव पॉक्स होता है काव को। और वायरस जो है दोनों का एकदम सिमिलर वायरस है, एक ही फैमिली का वायरस है, वेरियोला वायरस। तो लेकिन कावपॉक्स का वायरस ह्यूमन के लिए वायरुलेंट नहीं है, और ह्यूमन का इस जो वायरस है, जो स्मॉल पॉक्स ह्यूमन में काउज करता है, वो काव के लिए वायरुलेंट नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। जी सर। समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। तो इंटरेस्टिंगली व्हाट एडवर्ड जेनर डिड इन 1798, वो कॉपॉक्स मतलब वो देख ये रहा था, ऑब्जर्व ये किया था कि ग्वाले जो थे वहां इंग्लैंड में, दीदी म्यूट कर लो, कुछ बोलना है तभी ऑन रखो। तो जो मिल्कमैन्स जो थे वो कॉपॉक्स के संपर्क में आए, जिन काव को कॉपॉक्स डिजीज हुआ था, तो वो मिल्कमैन्स जो थे दे वेर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स डिजीज। एडवर्ड जेनर ऑब्जर्व किया कि स्मॉल पॉक्स डिजीज हमको ज्यादातर उन लोगों में मिल रहा है जो लोग मिल्कमैन नहीं है, मिल्कमैन में उनको स्मॉल पॉक्स डिजीज नहीं मिलता था। तो उसको सरप्राइज हुआ, वो पहले देख भी रहा था कि वेरियोलेशन हो रहा है हमारे यहाँ, समझ में आ रहा था। तो उसने क्या किया, एक वेरियोलेशन को बदल दिया इनोकुलेशन में, इंप्रूव कर दिया टेक्निक को। क्या किया, काउपॉक्स का फ्लूइड लिया और उसको, क्योंकि थ्योरी दिया कि कॉपॉक्स का पोस्ट्यूल से प्रोटेक्शन हो सकता है स्मॉल पॉक्स का, क्योंकि मिल्कमैन को नहीं हो रहा है स्मॉल पॉक्स, तो कॉ से निकाला कॉपॉक्स का पोस्ट्यूल से फ्लूइड और उसको इनोकुलेट कर दिया, यानी डर्मली सबडर्मली इंजेक्ट कर दिया ह्यूमंस में उसके फ्लूइड को। आज आप लोग देख रहे हो ना, कोरोना में जिसको कुछ दिन पहले हो रहा था डिमांड की, जिसको हो गया है इन्फेक्शन, तो उसका प्लाज्मा सीरम जो है काम आ सकता है इन्फेक्टेड लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि उसमें एंटीबॉडी डेवलप होंगे। तो ये जो चीज है एडवर्ड जेनर, क्योंकि उस समय बहुत पुराना जमाना था, मॉलिक्यूलर स्टडीज कुछ हुआ नहीं था, लेकिन ये वो कर दिया उसी समय। क्या किया, कॉपॉक्स का फ्लूइड को उठाया, क्योंकि वो ह्यूमन को डिजीज काउज नहीं कर सकता है, बहुत सेफ है, और उसने ह्यूमन में इनोकुलेट कर दिया, जिससे अब जो है सबसे पहले उसने एक 8 ईयर बॉयल्ड लड़का को पकड़ा। उस समय तो ह्यूमन राइट्स नहीं होता था, कोई अपना बच्चा को देगा नहीं एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन ये अपना पकड़ा है वो को, बुतरू को, और उसको कॉपॉक्स का पोस्ट्यूल इंजेक्ट कर दिया इंटेंशनली, और देखा क्या कि उसको फिर बाद में स्मॉल पॉक्स का भी इंटेंशनली इंड्यूस कर दिया, इन्फेक्शन इंजेक्शन दे दिया, स्मॉल पॉक्स का भी पैथोजन को निकाल के उसको इंजेक्शन दे दिया कॉपॉक्स के बाद। और सरप्राइजिंगली द चाइल्ड डिड नॉट डेवलप द स्मॉल पॉक्स डिजीज। तो ये जेनर ने 1800 के लगभग ये काम किया। लेकिन जेनर का जो टेक्निक था काफी ये जो था वो तो उसने थोड़ा इलीगल वे में किया, लेकिन बाद में ये टेक्निक जो है पॉपुलर हो गया उसका पूरे यूरोप में, क्योंकि इससे काफी जानें बचने वाली थी अब। और ये और बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गया। फिर क्या हुआ, बहुत सालों तक फिर सोया रहा सब लोग, बस इतने काम तक रुका रहा, इम्यूनोलॉजी का एडवांसमेंट इतना ही हुआ। फिर क्या हुआ,
However, for many regions, including a lack of obvious disease targets and knowledge of their causes, it was nearly 100 years before this technique was applied to other diseases. तो ये टेक्निक को सिर्फ कॉपॉक्स और स्मॉल पॉक्स के संदर्भ में नहीं, दूसरे डिजीज में भी अप्लाई करना चाहिए था, लेकिन कुछ हुआ नहीं इतने सालों तक, 100 सालों तक लगभग। फिर as so often happens in science, कभी कभार साइंस में बराबर ऐसा हो जाता है कि सेरेंडिपिटी, अचानक से करने कुछ गया था, हो कुछ और गया, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मिला। सेरेंडिपिटी इन कॉम्बिनेशन विथ एस्टिट्यूट ऑब्जर्वेशन, और बहुत ही लगनशील कार्य कर, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, उस पर दिमाग लगाने के बाद, ऑब्जर्वेशन करने के बाद नेक्स्ट मेजर एडवांसमेंट हुआ इम्यूनोलॉजी में, जो कि था इंडक्शन ऑफ इम्यूनिटी टू कोलेरा। ये किया लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर जो था, आप लोग सुने होंगे पास्चराइजेशन टेक्निक, अभी भी पास्चराइजेशन टेक्निक है, यूज होता है। जो दूध आप लोग को पैकेट में आता है वो पास्चराइजेशन के थ्रू आता, तभी वो खराब नहीं होता है। तो लुईस पास्चर कौन थे? ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट कह लो, केमिस्ट भी कह लो, और इन्होंने काफी काम किया है। एक्चुअली कह लो कि फादर ऑफ वैक्सीन जो है, वैक्सीन का आविष्कार लुईस पास्चर ने ही किया। फर्स्ट वैक्सीन जो है दुनिया का, पहली बार वैक्सीन इसने बनाया, और आपका पास्चराइजेशन टेक्निक दिया ये। और इसका जन्म 1822 में हुआ था, मर गया बेचारा 1895, 72 साल की उम्र में। काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, उस समय नोबेल प्राइज भी नहीं था, ठीक है। नोबेल प्राइज तो आया 1900 के बाद। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस का स्टूडेंट था ये, और इनके नाम पर काफी सारा इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैसबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ लिली, पास्चर इंस्टीट्यूट, बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड वाइड, वन ऑफ द टॉप मोस्ट, मतलब इन रिसर्च, पास्चर इंस्टीट्यूट अभी भी। तो ये सब था। अब देखिए पास्चर ने क्या किया। ये तो पास्चर के बारे में शॉर्ट में आपको बता दी, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पास्चर का। फिर लुईस पास्चर जो था, एक्चुअली एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करता था, मतलब फ्रीलांसर टाइप का था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था शुरू, बाद में इसके काम के आधार पर बाद में इसको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोला गया, लेकिन ऐसे ही कुछ कुछ करते रहता था। मुर्गी पालता था और साथ में वो कोलरा पर रिसर्च कर रहा था। मुर्गी को जो कोलरा होता है, फॉल कोलरा, उस पर उसके बैक्टीरियम को वो कल्चर करता था लुईस पास्चर। तो फ्रेश कल्चर से मुर्गियों को कोलरा हो जाता था। अभी अभी कल्चर किया, फ्रेश माइक्रोबैक्टीरियम को कल्चर मीडियम में दिया, उसको मल्टीप्लाई कराया, उससे उसको फिर वो मुर्गियों में इंजेक्ट करता था, जिससे मुर्गियों को बीमारी हो जाती थी कोलरा की। एक बार वो किसी काम से बाहर चला गया, लैब को अपना ताला लगा के बहुत दिन के बाद आया, मुर्गी भी सब इधर उधर, कोलरा भी, उसका कल्चर प्लेट भी सब इधर उधर, सब खराब हो गया कल्चर्स उसका, कोलरा का बैक्टीरियम वाला। तो पुराना कल्चर जो था, अब सोचा फिर से हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, तो पुराना कल्चर से फिर उसने मुर्गियों को इन्फेक्ट किया कोलरा, यानी वो सब सड़ गया था कल्चर। तो उसने देखा कि सरप्राइजिंगली फ्रेश कल्चर जब हम इनोकुलेट किए थे पहले तो बीमारी हो गई, लेकिन पुराना कल्चर को इनोकुलेट किए तो बीमारी नहीं हुई, मुर्गियां जो है प्रोटेक्टेड रह गई। फिर वो क्या किया, दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, कि फिर से फ्रेश कल्चर बनाया वो, क्योंकि तो पुराना कल्चर से सरवाइव कर गई। फिर से फ्रेश कल्चर बनाया और मुर्गियों को इनोकुलेट करना शुरू किया। तो फ्रेश कल्चर दिया मुर्गियों को तो बीमारी हो गई, और फ्रेश मुर्गियां भी थी। तो फ्रेश मुर्गियों को फ्रेश कल्चर दिया, बीमारी हो गई। फिर फ्रेश मुर्गियों की सप्लाई घट गई उसके पास,
और लोगों को करना था उसको, इनफैक्ट, और मुर्गियों को। तो उसने क्या किया कि जो पहले वाली मुर्गियां थी जिनको उन्होंने ओल्ड कल्चर दिया था, जो सड़ा हुआ कल्चर था, जब बाहर चला गया था तो वो मुर्गियों को दिया था तो वो प्रोटेक्टेड रह गई थी। बाद में सेकेंड स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट में फ्रेश कल्चर बनाया और फिर फ्रेश मुर्गियों को दिया तो उन सबको बीमारी हो गया। तो फ्रेश कल्चर जब पुरानी मुर्गियों को दिया, जिसको पहले ओल्ड कल्चर दिया हुआ था, जो प्रोटेक्टेड हो गई थी, रह गई थी, बीमारी नहीं हुआ था, वो भी वो प्रोटेक्टेड हो गई फ्रेश कल्चर देने के बावजूद। समझ में आ रहा है मेरी बात आप लोगों को? लुईस पास्चर का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। आवाज आ रही है? जी सर। तो जी सर, आवाज आ रही है सर। समझ में आ रहा है? Yes. फोल कोलरा जो है, पहले क्या हुआ कि ओल्ड कल्चर से डिजीज नहीं हुआ मुर्गियों को, उन मुर्गियों को अलग रख लिया जिनको ओल्ड कल्चर दिया गया। उसने फिर फ्रेश कल्चर बनाया, फिर अलग से नई मुर्गियां लाए, फ्रेश मुर्गी, उनको ओल्ड कल्चर, न्यू कल्चर दिया गया, फ्रेश कल्चर। तो उन फ्रेश मुर्गियों को फ्रेश कल्चर देने के बाद उनको डिजीज हो गया। फिर सरेंडिपिटी बोले ना, साइंस में सरेंडिपिटी कभी कभी बहुत बड़ा रोल कर देता है, तो यही यहीं पर सरेंडिपिटी हो गया कि उसका फ्रेश मुर्गियों का स्टॉक खत्म हो गया, तो उसने फ्रेश कल्चर देने के लिए पुरानी मुर्गियों को यूटिलाइज कर लिया जिनको ओल्ड कल्चर पहले दिया हुआ था। एंड सरप्राइजिंगली दीज हेन्स जो है, दे सर्वाइव्ड एंड दे वेर प्रोटेक्टेड फ्रेश कल्चर देने के बाद भी। अब जो है तहलका मच गया। उसने जो है, जब पास्चर को जब ये रिजल्ट मिला, उसके बाद पास्चर हाइपोथेसाइज किया कि एजिंग होने से, यानी पुराना जो कल्चर हो गया था उसमें कुछ एजिंग हुआ होगा, उसमें कुछ समझ में आया नहीं ऐसा हो क्यों रहा है। तो उस एजिंग के होने से जो है, वायरुलेंस ऑफ द पैथोजन हैज वीकेंड and such an attenuated strain might be administered to protect against the disease। यानी वायरुलेंस को वीक कर दो, पैथोजन को वीक बना दो, कमजोर कर दो, यानी इसी को बोलते हैं एटीन्यूएशन, एटीन्यूएट कर दो, और उसको फिर आप हेल्दी इंडिविजुअल को दे दोगे, इंजेक्ट कर दोगे, तो वो एटीन्यूएटेड स्ट्रेन ऑफ दैट पैथोजन will not cause the disease in that individual, but instead that will protect the individual if that individual encounters that pathogen second time। यानी फर्स्ट टाइम तो एटीन्यूएटेड वाला उसको एनकाउंटर करा दो, उससे उसको डिजीज नहीं होगा, मुकाबला हो गया उसका, माइल्ड फॉर्म अगर हुआ भी तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होगा। जब सेकेंड टाइम वो डिजीज जब आएगा उसमें, अब तो वो फ्रेश डिजीज है, वायरुलेंट फॉर्म नहीं है, एटीन्यूएटेड फॉर्म नहीं है, किल्ड नहीं है, तो दैट टाइम जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा इंडिविजुअल। इसी को बोला गया वैक्सीन। तो वैक्सीन का अब जन्म हो गया। तो यहीं से आया एटीन्यूएशन। तो वायरस को या बैक्टीरिया को आप एटीन्यूएट करा दीजिए, और उसके बाद उसको आप इंजेक्ट करा दीजिए, तो वो वैक्सीन बन जाएगा, का काम करेगा। सो पास्चर जो है अब एक्सटेंड किया अपने फाइंडिंग को अदर डिजीज में भी, और डिमोन्स्ट्रेट किया कि इट वाज पॉसिबल टू एटीन्यूएट or weaken a pathogen and administer the attenuated strain as a vaccine। और ये कब किया पास्चर? 1880 में। उसके एक साल के बाद पास्चर एक क्लासिक एक्सपेरिमेंट किया, एक जगह है नाम है पॉले-ले-फोर्ट, फ्रांस में ही। 1881 में पास्चर जो है दिखाया कि एक सिप का ग्रुप है, उसको हीट एटीन्यूएटेड एंथ्रैक्स बैसिलस जो है बैक्टीरिया, बैसिलस एंथ्रैकिस एंथ्रेसिस दिया गया,
एक सिप के ग्रुप को वैक्सीनेट किया। कैसे वैक्सीनेट किया? हीट से एटेन्यूएट कर दिया एंथ्रेक्स बैसिलस को और उसको इंजेक्ट कर दिया भेड़ों में। एंड ही देन चैलेंज द वैक्सीनेटेड sheep and some unvaccinated sheep with a virulent culture of the bacillus। और फिर सिप को एक वायरुलेंट जो था, जो डिजीज काउज करने वाला एंथ्रेक्स बैसिलस का इंजेक्शन दे दिया सिप को। उन सिप, दोनों तरह के सिप को, जिनको हीट एटेन्यूएटेड से पहले वैक्सीनेट किया था, उस ग्रुप ऑफ सिप को भी, और उस ग्रुप के सिप को जिसको फ्रेश है, जिसको कुछ नहीं किया गया। तो क्या हुआ कि ऑल द वैक्सीनेटेड सिप, जिसको एटेन्यूएटेड पहले दिया गया था एंथ्रेक्स का, दे लिव्ड। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वैक्सीन का ये सिप पर 1881 में। ये फर्स्ट टाइम वैक्सीन आया। इसी को बोला जाता है कि फर्स्ट वैक्सीन जो था वो एंथ्रेक्स का आया। लुइस पास्चर ने इसका आविष्कार किया सिप पर, और ये एंथ्रेक्स वैक्सीन है। So he then challenged the vaccinated sheep and some unvaccinated sheep with a virulent culture of the bacillus। और बैसिलस के वायरुलेंट कल्चर उसको चैलेंज कर दिया। तो ऑल द वैक्सीनेटेड sheep lived and all unvaccinated animals died। So these experiments mark the beginning of the discipline of immunology। और 1885 में फिर ये हुआ आपका 1881 में। 4 साल के बाद 1885 में पास्चर जो है, एक, अभी तक तो जानवर को वैक्सीन दिया गया, ह्यूमन पर नहीं हुआ ट्रायल। 1885 में पहली बार ह्यूमन वैक्सीन ट्रायल हुआ। तो पहला जो है वैक्सीन, अगर कहीं जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन हो गया आपके लिए, आंसर समझ लो, जान लो। फर्स्ट वैक्सीन जो था वो सिप पर बना था। वो था किसके अगेंस्ट? एंथ्रैक्स के अगेंस्ट, पास्चर ने किया था। और द सेकेंड वैक्सीन 1885 में पास्चर ने किया, लेकिन वो ह्यूमन पर फर्स्ट था, और वो वैक्सीन था अगेंस्ट रेबीज। तो और ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसका भी, कि पहला जो ह्यूमन था जिसको वैक्सीन दिया गया, वो एक लड़का था, जो कि बाद में जोसेफ मिस्टर नाम था। वही लड़का बाद में पास्चर इंस्टीट्यूट बनाया, उसका कस्टोडियन बना। ठीक है, इसी लड़के को उन्होंने पहला वैक्सीन, ह्यूमन वैक्सीन दिया। ए यंग बॉय हु हैड बीन बीटन रिपीटेडली बाय रैबिट डॉग। एक पागल कुत्ते के द्वारा बहुत बार बार काटा जाता था ये लड़का। सो द बॉय जोसेफ मिस्टर वाज इनोकुलेटेड विथ ए सीरीज ऑफ एटेन्यूएटेड रेबीज वायरस प्रिपरेशंस। उसको एक सीरीज ऑफ एटेन्यूएटेड रेबीज वायरस प्रिपरेशन का इंजेक्शन दिया, और उसके बाद वो लड़का सरवाइव कर गया। ही लिव्ड एंड लेटर बिकेम ए कस्टोडियन एट द पास्चर इंस्टीट्यूट। उसका फोटो आज भी लगा हुआ है। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री। समझ गए आप लोग? Yes, sir. अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इम्यूनोलॉजी आगे चला। पास्चर शोड दैट वैक्सीनेशन वर्कड बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ। उसके पास जवाब नहीं था इसका मैकेनिज्म हो कैसे रहा है। अब ना आप लोग जानते हो कि वैक्सीनेशन क्यों वर्क कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडी है। उस समय नहीं पता था इन लोगों को, कब की बात है, इतना पहले का। लेटर इट वाज आल्सो फाउंड दैट द सीरम, द लिक्विड यानी नॉन सेलुलर कंपोनेंट रिकवर्ड फ्रॉम कोगुलेटेड ब्लड फ्रॉम एनिमल्स previously immunized with diphtheria could transfer immune state to unimmunized animals। कहने का मतलब है कि आंसर ढूंढा जाने लगा कि इम्यूनिटी इंपार्ट कैसे होता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी इंपार्ट होता है इस दो कंपोनेंट्स की वजह से। इम्यूनिटी के दो कंपोनेंट, ह्यूमोरल एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। ओके, ह्यूमोरल एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। ह्यूमोरल कौन सा कंपोनेंट है? जो कि ब्लड में डिजॉल्व्ड कंपोनेंट है, सस्पेंडेड नहीं है, डिजॉल्व्ड है। वो डिजॉल्व्ड है, जैसे प्रोटीन, जब जो है एंटीबॉडी भी प्रोटीन ही है। साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, ठीक है, इंटरफेरॉन्स। और
सेलुलर कंपोनेंट, यानी ये सब कंपोनेंट जो है सस्पेंडेड है, सेंट्रीफ्यूगेशन करके इनको आप निकाल सकते हो। सेलुलर कंपोनेंट्स यानी सेल्स, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। अब हम, आप लोग कंफ्यूज नहीं करोगे। देखो मैं एक टेबल दिखाना चाहता हूं, मैं नोट्स भी बना रहा हूं आप लोगों का इम्यूनोलॉजी का। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ ये टेबल, मेरी आवाज आ रही जी है? सर। ये मैं टॉपिक खत्म हो, सर हाँ कुछ बोल रहे थे, कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, मैसेज किया है, कौन कर पा रहे हैं? अब ये आप फोटो बनाए, हम क्या पहचानेंगे कौन? सबको हम बोले कम से कम नाम रखो अपना एक। शशि लता मैसेज कर रही है। हाँ तो ठीक है, नहीं ज्वाइन कर पा रही है तो कोई बात नहीं, उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, बाद में रिकॉर्डेड देख लेगी। अब देखो एक मिनट में क्लास एंड होने वाला है, तो अभी हम ये इस टॉपिक को नहीं शुरू करते हैं, इसके बाद वाले में हम शुरू करेंगे। अभी बस खत्म होगा, फिर से ज्वाइन करोगे आप लोग, क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जा रहे होगे शायद कि सर बोल रहे हैं इनेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी भी कंपोनेंट है इम्यूनिटी का, और सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कंपोनेंट है, ये दोनों में कहाँ पर ओवरलैप है क्या? ठीक है, तो उसको आप समझने के लिए समझो कि इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी दीज आर द वर्टिकल कंपोनेंट्स, और सेलुलर इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी ये जो है इन द टर्म्स ऑफ रेस्पॉन्स, ओके, ये बोला गया। यानी इम्यूनिटी जो है वो रेस्पॉन्स जब कर रहा है तो उसका कुछ सेलुलर कंपोनेंट रेस्पॉन्स करता है, और ह्यूमोरल कंपोनेंट भी रेस्पॉन्स करता है, दोनों मिल के रेस्पॉन्स करता है, ओके। बट immunity has the immune system has innate components and adaptive components साथ ही साथ। तो ये आपका जैसे फेगोसाइट्स हो गया, मैक्रोफाजेज, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, these are the innate immunity component which is present since birth, okay। और innate immunity component का humoral immune response जब हो रहा है तो क्या हो रहा है? हालांकि ये तो एंटीजेनिक चैलेंज के बाद इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, एंटीबॉडी आएगा, लेकिन एंटीजेनिक चैलेंज होने के पहले से ही मौजूद है। सीबम तो ऑलरेडी सिक्रीशन हो रहा है, लाइसोजाइम का सिक्रीशन हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि पैथोजन आया तभी सिक्रीशन हुआ लाइसोजाइम सीबम का, पैथोजन आए तभी फैगोसाइट्स बने नए नए, ऐसा नहीं है, ये सब पहले से है। टीएलआर, स्टॉल लाइक रिसेप्टर्स जो है ये भी पहले से है, पैटर्न रिकॉग्निशन